हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपीपीएससी जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर के हिंदी सिलेबस में दिए गए टॉपिक, जिसमें आपको पढ़ना है काव्य भाषा, बिंब, प्रतीक, मिथक, कल्पना, फैंटेसी, कवि समय और काव्य रूढ़ी। तो ये टॉपिक आपने पढ़ लिया होगा और अब जो बारी आती है वो आती है इनके प्रश्नोत्तरों की। तो आज के इस वीडियो में हम इन्हीं टॉपिक्स पर प्रश्नोत्तरों की बात करेंगे। आपको इसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रश्न आपको इसके लिए पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो आज हम इन्हीं प्रश्नों को लेके आए हैं। तो चलिए आज की प्रश्नोत्तरी हम शुरू कर देते हैं। बाकी चैनल पे कुछ वीडियोस आपको मिल जाएंगे जीडीसी से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं। समय बहुत कम रह गया है, तो ऐसे में जिनको भी नोट्स मिले हैं, प्रैक्टिस सेट मिले हैं, आप उनसे भी ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। चलिए तो आज की प्रश्नोत्तरी देख लेते हैं। तो पहले यहाँ पर काव्य भाषा से संबंधित प्रश्न है। तो प्रश्न है, भारतीय काव्य चिंतन में कविता के संगठन के लिए शब्दार्थ को एकमात्र और अंतिम मूल सामग्री मानने वाले प्रमुख आचार्य कौन है? केवल भामह, भामह, कुंतक और मम्मट, केवल विश्वनाथ या फिर केवल आनंद वर्धन? तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे? शब्द और अर्थ दोनों को जिन्होंने माना है काव्य भाषा के अंतर्गत वो कौन है? तो भामह, कुंतक और मम्मट, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ ने लिरिकल बैलेट्स के आमुख में काव्य भाषा के लिए किस वर्ग की बोलचाल की भाषा को आधार बनाने की वकालत की? शहरी अभिजात वर्ग, केवल दरबारी वर्ग, निम्न और ग्रामीण जनों की यथार्थ भाषा या फिर प्राचीन दार्शनिकों की क्लिष्ट भाषा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, निम्न और ग्रामीण जनों की यथार्थ भाषा को। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कॉलरिज के अनुसार काव्य भाषा की अनिवार्य प्रकृति क्या है जो उसे वर्ड्सवर्थ की मान्यता से अलग करती है? वह अनिवार्यतः लाक्षणिक और रूपात्मक होती है, वह गद्य के पूर्णतः समरूप होती है, वह केवल अभिधात्मक होती है या फिर वह व्याकरणिक नियमों से मुक्त होती है? तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वह अनिवार्यतः लाक्षणिक और रूपात्मक होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, काव्य के संदर्भ में मौन भी अभिव्यंजना है, यह स्थापना किस आधुनिक कवि की है? मुक्तिबोध, अज्ञेय, निराला या फिर पंत की? तो ये शब्द किसने कहा है? मौन भी अभिव्यंजना है। तो राइट आंसर है यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, अज्ञेय जी का। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, थॉमस हॉब्स ने काव्य भाषा के क्षेत्र में किन शब्दों के प्रयोग को वर्जित माना है? केवल विदेशी शब्दों को, केवल तकनीकी शब्दावली को या फिर अप्रचलित विदेशी और विशिष्ट शिल्पियों की तकनीकी शब्दावली को या फिर केवल संस्कृतनिष्ठ शब्दों को? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अप्रचलित विदेशी और विशिष्ट शिल्पियों की तकनीकी शब्दावली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काव्य भाषा की वह विशेषता क्या है जिसके कारण उसे गद्य से भिन्न माना जाता है? उसमें शब्दों का एकल और निश्चित अर्थ होता है, वह ध्वनि ग्रामों के माध्यम से बिंबों का अमूर्त ढांचा प्रदान करती है, उसमें तार्किक विश्लेषण की प्रधानता होती है या फिर वह केवल सूचनात्मक होती है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वह ध्वनि ग्रामों के माध्यम से बिंबों का अमूर्त ढांचा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ के अनुसार प्राचीन कवियों की भाषा सहज और अलंकृत क्यों थी? क्योंकि वे यांत्रिक युक्तियों के ज्ञाता थे, क्योंकि उनकी अनुभूतियाँ और भाव अत्यंत प्रबल और यथार्थ थे, क्योंकि वे दरबारी संस्कृति से प्रभावित थे या फिर वे केवल छंद शास्त्र का पालन करते थे? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि उनकी अनुभूतियाँ और भाव अत्यंत प्रबल और यथार्थ थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलियम वर्ड्सवर्थ और टी.एस. कॉलरिज के बीच काव्य भाषा को लेकर हुए विवाद के संदर्भ में कॉलरिज की बायोग्राफी लिटरेरिया के आधार पर कौन सा तर्क सही है? गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं होता है, ग्रामीण जनों की भाषा ही सूक्ष्म गहन अनुभूतियों को व्यक्त करने में सर्वाधिक सक्षम है, या फिर काव्य भाषा अनिवार्यतः
लाक्षणिक और रूपात्मक होती है और जो उसे गद्य से पृथक करती है, या फिर प्राचीन कवियों की भाषा यांत्रिक और आडंबरपूर्ण थी जिसे आधुनिक कवियों ने सुधारा है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आपका बिंब पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न है, बिंब शब्द अंग्रेजी के इमेज का हिंदी रूपांतरण है जिसका मूल शास्त्रीय अर्थ क्या है? अदृश्य की स्थापना, मूर्त रूप प्रदान करना या मानसिक प्रतिछवि, केवल शब्दों का अलंकरण या फिर तार्किक विश्लेषण। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूर्त रूप प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट है, सी डी लेविस के अनुसार बिंब की सटीक परिभाषा क्या है? बिंब एक प्रकार का भावगर्भित शब्द है, बिंब केवल स्मृति का संयोजन है, बिंब एक यांत्रिक युक्ति है, या फिर बिंब और रूपक में कोई अंतर नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा कि बिंब एक प्रकार का भावगर्भित शब्द चित्र है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिंबों के केंद्रीय भाव के रूप में किसे स्वीकार किया गया है? वैचारिक क्लिष्टता, ऐन्द्रिकता, दार्शनिक गंभीरता या फिर छंदोबद्धता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऐन्द्रिकता। नेक्स्ट है, रश्मियों की सूक्ष्म सुइयों में रजत के तार भर पंथ की इन पंक्तियों में किस प्रकार का बिंब विद्यमान है? श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, प्राण घ्राण बिंब या फिर स्वाद बिंब। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दृश्य बिंब। नेक्स्ट है, टी ई ह्यूम ने बिंब को किस रूप में परिभाषित किया है? दो विरोधी संवेदनाओं का आंतरिक तनाव, केवल एक सजावटी तत्व, अमूर्त विचारों का भंडार या फिर केवल चाक्षुक अनुभव। तो राइट आंसर है दो विरोधी संवेदनाओं का आंतरिक तनाव। नेक्स्ट है, बिंब विधान का मुख्य लक्ष्य काव्य में क्या है? वस्तु का प्रभावी संप्रेषण और अनावश्यक शब्दों का परिहार, कविता को कठिन बनाना या फिर केवल गद्य की विशेषताओं को अपनाना या फिर शास्त्रीय नियमों का कठोर पालन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वस्तु का प्रभावी संप्रेषण और अनावश्यक शब्दों का परिहार। नेक्स्ट है, जब कोई बिंब किसी विशिष्ट मानसिक अवस्था या विचार को इंद्रिय स्वरूप प्रदान करता है तो उसे क्या कहा जाता है? सरल बिंब, अमूर्त बिंब का प्रत्यक्षीकरण, केवल स्मृति बिंब या फिर केवल कल्पित बिंब। तो राइट आंसर है अमूर्त बिंब का प्रत्यक्षीकरण। नेक्स्ट है, बिंब विधान के सैद्धांतिक पक्ष के संदर्भ में सी डी लेविस द्वारा की गई परिभाषा का केंद्रीय तत्व क्या है? बिंब केवल स्मृति पर आधारित यांत्रिक संयोजन है, बिंब एक प्रकार का भावगर्भित शब्द चित्र है, बिंब केवल दृश्य अनुभवों का मानसिक प्रत्यक्षीकरण है, या फिर बिंब और प्रतीक में कोई संरचनात्मक भेद नहीं होता। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो कि प्रतीक पर आधारित है कि प्रतीक का मूल अर्थ क्या है? किसी वस्तु का हूबहू चित्रण, या फिर एक वस्तु के लिए किसी अन्य अदृश्य वस्तु की स्थापना, केवल शब्दों की पुनरावृत्ति या फिर प्रकृति का वर्णन। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, एक वस्तु के लिए किसी अन्य अदृश्य वस्तु की स्थापना। नेक्स्ट है, डॉक्टर कुमार विमल के अनुसार बिंब और प्रतीक के मध्य विकासात्मक कड़ी क्या है? प्रतीक से बिंब बनता है। जब बिंब निरंतर प्रयोग के कारण किसी निश्चित अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं तब वे प्रतीक बनते हैं। बिंब और प्रतीक में कोई संबंध नहीं है, या फिर प्रतीक केवल वैयक्तिक होते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, प्रतीकों की संरचना के तीन मूल घटक कौन से माने जाते हैं? शब्द, अर्थ और छंद, संकेतिक वस्तु, संकेतार्थ और संकेतन प्रतीक, केवल बिंब, रूपक और मिथक, या फिर कवि, पाठक और माध्यम। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा संकेतिक वस्तु, संकेतार्थ और संकेतन प्रतीक। नेक्स्ट है, लाल बत्ती का रुकने के अर्थ में प्रयोग किस प्रकार के प्रतीक का उदाहरण है? प्राकृतिक प्रतीक, आरोपित परंपरागत प्रतीक, व्यक्तिगत प्रतीक या फिर अमूर्त प्रतीक। तो राइट आंसर है आरोपित और परंपरागत प्रतीक का। नेक्स्ट है, बिंब और प्रतीक में तात्विक अंतर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? बिंब जातीय चेतना की सृष्टि है, प्रतीक
व्यक्तिक चेतना की स्वच्छंद सृष्टि है। बिंब इंद्रिय संवेद्य होता है, जबकि प्रतीक वैचारिक गहनता से युक्त परंपराजीवी होता है। प्रतीक हमेशा आकस्मिक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, साहित्य में प्रतीक योजना का मुख्य कार्य क्या है? भाषा की असमर्थता को दूर कर गहरे भावों को सघनता प्रदान करना, केवल छंदों का निर्माण करना, यथार्थ का सीधा वर्णन, या फिर बिंबों को नष्ट करना। तो प्रतीक योजना का मुख्य कार्य क्या है कि भाषा की असमर्थता को दूर कर गहरे भावों को सघनता प्रदान करना। नेक्स्ट है, डॉक्टर कुमार विमल के अनुसार बिंब और प्रतीक के मध्य विकासात्मक संबंध की व्याख्या करने वाला सही कथन कौन सा है? प्रतीक की पुनरावृत्ति से बिंब का निर्माण होता है। बिंब जब प्रयोग के पौन पुण्य यानी पुनरावृत्ति के कारण किसी निश्चित अर्थ में रूढ़ हो जाते हैं तब वे प्रतीक बनते हैं। प्रतीक व्यक्तिक चेतना की सृष्टि है, जबकि बिंब जातीय चेतना की। प्रतीक अनिवार्य रूप से इंद्रिय संवेद्य होते हैं, जबकि बिंब जो होते हैं क्या होते हैं? वैचारिक होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट आगे हमारा मिथक पर आधारित प्रश्न है। मिथक शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है और उसका अर्थ क्या है? लागोस, माइथोस, मिथ या फिर इमेजिनेरियो। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, माइथोस। ठीक है। नेक्स्ट है, कार्ल गुस्ताव युंग यानी कार्ल युंग के अनुसार मिथक का जन्म कहाँ होता है? व्यक्ति के सचेतन मन में, जाति के सामूहिक अवचेतन में, केवल दमित यौन भावनाओं में, या फिर वैज्ञानिक प्रयोगशाला में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, मिथक के संदर्भ में आद्य बिंब की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? फ्रायड, युंग, अरस्तु या फिर क्रोचे ने। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, युंग ने। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार मिथक साहित्य में किस समस्या का समाधान है? छंदों की कमी का, भाषा की असमर्थता को दूर कर अंतर जगत के गहन भावों को व्यक्त करने का, केवल मनोरंजन का, या फिर इतिहास लेखन का। तो राइट आंसर हो जाएगा भाषा की असमर्थता को दूर कर अंतर जगत के गहन भावों को व्यक्त करने का। नेक्स्ट है, अर्नस्ट कैसिरर और सुजेन लेंगर के अनुसार मिथक और भाषा का संबंध कैसा है? मिथक भाषा के बहुत बाद आए। भाषा और मिथक का जन्म एक साथ हुआ और मूल भाषा मिथकीय ही थी। भाषा तार्किक है और मिथक केवल काल्पनिक, या फिर मिथक केवल गद्य में होते हैं। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, आधुनिक हिंदी कविता में अभिमन्यु के मिथक का प्रयोग प्रायः किस संदर्भ में किया जाता है? केवल युद्ध वर्णन के लिए, छल कपट से घिरे आधुनिक सत्य की त्रासदी के रूप में, केवल ऐतिहासिक जानकारी के लिए, या फिर वीरता के प्रदर्शन के लिए। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, छल कपट से घिरे आधुनिक सत्य की त्रासदी के रूप में। नेक्स्ट है, कार्ल गुस्ताव युंग के मिथक संबंधी सिद्धांत के अनुसार आद्य बिंबों का मूल स्रोत क्या है? व्यक्ति की दमित यौन भावनाएं और लिबिडो, आदिम मनुष्य का व्यक्तिगत अवचेतन मन, जातीय स्मृतियों से निर्मित सामूहिक अवचेतन, प्रकृति की घटनाओं का केवल वैज्ञानिक और तार्किक विश्लेषण। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, जातीय स्मृतियों से निर्मित सामूहिक अवचेतन। नेक्स्ट है, कॉल्ड्रिज ने कल्पना को किस प्रकार की शक्ति माना है? एक यांत्रिक संयोजन शक्ति, एक सजीव आत्मिक विसंवादी तत्वों में सामंजस्य स्थापित करने वाली सृजनात्मक शक्ति, केवल स्मृति पर आधारित क्षमता, या फिर केवल तार्किक शक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी, एक सजीव आत्मिक विसंवादी तत्वों में सामंजस्य स्थापित करने वाली सृजनात्मक शक्ति। नेक्स्ट है, कॉल्ड्रिज के अनुसार प्राथमिक कल्पना की विशेषता क्या है? ये केवल कवियों में होती है। यह समस्त मानव जाति में पाई जाने वाली जन्मजात मानसिक शक्ति है जो बाहरी दुनिया का बोध कराती है। यह संचेतन सृजन की शक्ति है। यह बिंबों को नष्ट करती है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट है द्वितीयक कल्पना का मुख्य कार्य व्यापार क्या है। यह केवल पुराने बिंबों को जोड़ती है, यह पूर्व विद्यमान बिंबों को विगलित और नष्ट करके पूर्णतः नवीन कलात्मक सृष्टि का निर्माण करती है, यह अवचेतन स्तर पर कार्य करती है, या फिर यह केवल स्मृति का रूप है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कॉलरिज ने विशेष शक्ति को क्या नाम दिया है जो विभिन्न तत्वों को एकीकृत करती है। फैंसी, इसम प्लास्टिक पावर, या फिर लॉजिक, या फिर परसेप्शन। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कल्पना और यथार्थ के संबंध में कॉलरिज का क्या दृष्टिकोण है। कल्पना यथार्थ से पलायन है, कल्पना यथार्थ के साथ गंभीर कलात्मक और सृजनात्मक संबंध स्थापित करती है, कल्पना और यथार्थ विरोधी तत्व है, या फिर कल्पना केवल वैज्ञानिक सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है चांद मुस्कुरा रहा है। यह कथन कॉलरिज के अनुसार किसका उदाहरण है। प्राथमिक कल्पना का, द्वितीयक कल्पना का, क्योंकि यहाँ चांद को मानवीय गुण देकर नई अनुभूति सृजित की गई है, केवल फैंटेसी, या फिर केवल स्मृति। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का। नेक्स्ट है कल्पना को साहित्य की आत्मा क्यों माना जाता है। क्योंकि यह रचना को साधारण से असाधारण और जीवंत बनाती है, क्योंकि यह केवल छंदों का नियमन करती है, क्योंकि यह इतिहास का वर्णन करती है, क्योंकि यह सजावट का कार्य करती है। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कॉलरिज द्वारा प्रतिपादित द्वितीय कल्पना की प्रमुख विशेषता क्या है। यह सभी मनुष्यों में पाई जाने वाली जन्मजात और स्वतः स्फूर्त शक्ति है। यह पूर्व विद्यमान बिंबों को विगलित और नष्ट करके पूर्णतः नवीन कलात्मक सृष्टि का निर्माण करती है। यह केवल स्मृति के आधार पर पुराने चित्रों को बिना किसी बदलाव के जोड़ती है। इसका कार्य केवल बाहरी दुनिया को समझने के लिए परसेप्शन का आधार प्रदान करना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कॉलरिज के अनुसार फैंटेसी की मूल प्रकृति क्या है। जैविक और सृजनात्मक, यांत्रिक, स्थिर और केवल स्मृति पर आधारित बिंबों का संयोजन, पूर्णतः नवीन सृष्टि करना, या फिर आत्मिक शक्ति। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है फैंटेसी और कल्पना में मुख्य संरचनात्मक अंतर क्या है। फैंटेसी में आंतरिक जैविक एकता होती है, कल्पना में एकता का अभाव होता है। कल्पना तत्वों को रूपांतरित करती है, जबकि फैंटेसी उन्हें बिना बदलाव के केवल पास रख देती है, या फिर दोनों एक ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है फबगीचे में फूल, पेड़, तितलियां और हवा बह रही है। यह साधारण वर्णन कॉलरिज के अनुसार क्या है। उच्च कल्पना, फैंटेसी, द्वितीयक कल्पना, या फिर मिथक। तो राइट आंसर ही क्या है, फैंटेसी है। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध के काव्य में फैंटेसी का प्रयोग किस रूप में हुआ है। यथार्थ से पलायन के रूप में, कठिन सामाजिक यथार्थ और मन की निगूढ़ गुहाओं को व्यक्त करने वाली एक साहित्यिक तकनीकी के रूप में, केवल मनोरंजन के लिए, या फिर शास्त्रीय नियमों के पालन के लिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी। नेक्स्ट है फैंटेसी का स्रोत क्या माना गया है। प्रतिभा, प्रज्ञा और संचित स्मृति, केवल ईश्वरीय वरदान, या फिर वैज्ञानिक तर्क। तो राइट आंसर है यहाँ पे प्रज्ञा और संचित स्मृति। नेक्स्ट है कॉलरिज ने फैंटेसी को कल्पना से निम्न स्तर की शक्ति क्यों माना है। क्योंकि इसमें सृजनात्मक रूपांतरण और आंतरिक अनवीति का अभाव होता है, क्योंकि यह बहुत कठिन है, क्योंकि यह केवल कवियों के पास होती है, क्योंकि यह भाषा का हिस्सा नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है गजानन माधव मुक्तिबोध ने फैंटेसी को साहित्य में किस रूप में प्रतिष्ठित किया है। यथार्थ से पलायन करने के माध्यम के रूप में, केवल बाल साहित्य और मनोरंजन विधाओं की एक तकनीक के रूप में, कठिन सामाजिक यथार्थ और मन की निगूढ़ वृत्तियों को व्यक्त करने वाली एक साहित्यिक तकनीकी के रूप में, या फिर जैविक एकता से युक्त एक सृजनात्मक शक्ति के रूप में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे हमारा
ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कवि समय से क्या तात्पर्य है? कविता लिखने का समय कवि समुदाय में प्रचलित वे मान्यताएं जो अशास्त्रीय या अलौकिक होते हुए भी परंपरा से स्वीकृत है, केवल व्याकरणिक नियम या फिर आधुनिक कवियों के नए प्रयोग। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कवि समय का सर्वप्रथम प्रयोग आचार्य वामन ने किया था, किंतु इसे पूर्ण शास्त्रीय प्रतिष्ठा दिलाने का श्रेय किसे है? भामह, राजशेखर, मम्मट या फिर विश्वनाथ को? तो राइट आंसर है राजशेखर को, उनकी पुस्तक काव्य मीमांसा के माध्यम से। नेक्स्ट है राजशेखर ने कवि समयों को किन 3 प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया है? रीति, अलंकार रीति, रीतत, स्वर्गीय, पातालीय और भौम, दृश्य, श्रव्य और स्वाद या फिर आदि, मध्य, अंत? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, स्वर्गीय, पातालीय और भौम। नेक्स्ट है चंद्रमा के धब्बे को मृग या खरगोश मानना किस कोटि का कवि समय है? भौम, स्वर्गीय, पातालीय या फिर लौकिक? तो राइट आंसर है स्वर्गीय। नेक्स्ट है पातालीय कवि समय के अंतर्गत कवियों द्वारा किनके मध्य अभेद माना जाता है? मृग और चंद्रमा, नाग और सर्प तथा दैत्य, दानव और असुर, हंस और चकोर, कमल और कुमुद? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कवि समय को स्वीकार करने का मुख्य काव्यगत कारण क्या है? कवियों का अज्ञान, काव्यगत चमत्कार उत्पन्न करना और परंपरा का निर्वाह, केवल वैज्ञानिक सत्य का वर्णन या फिर छंदों की शुद्धि? तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है राजशेखर की काव्य मीमांसा के अनुसार पाताली कवि समय की कोटि में कवियों द्वारा किस अभेद को स्वीकार किया गया है? चंद्रमा के धब्बे को मृग या खरगोश मानना, नाग और सर्प को एक मानना तथा दैत्य, दानव और असुर में भेद ना करना, चकोर द्वारा अंगार चुनना और हंस द्वारा नीर शीर विवेक करना, कामदेव की पताका में मीन या मकर का अंकन करना? तो पाताली कवि समय में क्या आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है काव्य रूढ़ी कवि समय से किस प्रकार भिन्न या विकसित रूप में है? यह केवल छंदों तक सीमित है, यह निरंतर प्रयोग के कारण दार्शनिक या प्रतीकात्मक धरातल पर स्थित हो जाती है, यह पूरी तरह नवीन होती है या फिर इसका परंपरा से कोई संबंध नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है हंस को सामान्य पक्षी के स्थान पर जीवात्मा के रूप में ग्रहण करना किसका उदाहरण है? केवल कवि समय, प्रतिष्ठित काव्य रूढ़ी, केवल फैंटेसी या फिर दृश्य बिंब? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतिष्ठित काव्य रूढ़ी। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का कौन सा काल काव्य रूढ़ियों से अत्यधिक आश्रय और परंपरा प्रेमी स्वभाव के लिए जाना जाता है? आधुनिक काल, आदिकाल, प्रयोगवाद या फिर छायावाद? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, आदिकाल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है आधुनिक यथार्थवादी कवि धूमिल ने परंपरागत काव्य रूढ़ियों के प्रति क्या दृष्टिकोण अपनाया? उनको ज्यों का त्यों पालन किया, उन्हें सचेत रूप से खंडित कर नए अर्थ प्रदान किए, जैसे मूढ़ता की, हरी भरी घास, केवल छंदों का प्रयोग किया या फिर रूढ़ियों को और मजबूत किया? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है काव्य रूढ़ियों का दार्शनिक आधार प्रायः किन तत्वों के निरूपण में देखा जाता है? केवल भौगोलिक वर्णन में, त्रिगुण, सत्व, रज और तम और पंचतत्व के प्रतीकात्मक निरूपण में, केवल प्रेम कथाओं में, युद्ध की तकनीकी शब्दावली में? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है काव्य रूढ़ी के संदर्भ में आधुनिक यथार्थवादी कवियों जैसे धूमिल के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? आधुनिक कवि इन रूढ़ियों का ज्यों का त्यों पालन करते हैं, ये रूढ़ियाँ केवल स्वर्गलोक की घटनाओं तक सीमित होती है। आधुनिक कवियों ने इन पारंपरिक काव्य रूढ़ियों को सचेत रूप से खंडित कर नए अर्थ प्रदान किए हैं। काव्य रूढ़ी और कवि समय में कोई भी ऐतिहासिक या दार्शनिक अंतर नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा सी। नेक्स्ट है
आचार्य राजशेखर की काव्य मीमांसा में वर्णित भौम यानी पृथ्वीलोक संबंधी कवि समय के वर्गीकरण और उसके स्वरूप के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? भौम कवि समय का संबंध केवल पाताल लोक और नागलोक की अभेद कल्पनाओं से है। राजशेखर ने इसे 4 वर्गों जाति, द्रव्य, क्रिया और गुण में विभाजित किया है और प्रत्येक के पुनः 3-3 भेद असत्य, सत्य और नियम स्वीकार किए हैं, जिससे इसके कुल 12 भेद होते हैं। इसमें केवल कामदेव की पताका में मीन या मकर के आकार का वर्णन करने की शास्त्रीय परंपरा निहित है। भौम कवि समय के अंतर्गत चंद्रमा के काले धब्बे को मृग या खरगोश माना अनिवार्य कवि समय माना गया है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है काव्य भाषा के सैद्धांतिक पक्ष के संदर्भ में कॉलरिज की उस स्थापना का चयन कीजिए जिसे आधुनिक आलोचक आई.ए. रिचर्ड्स और एम्पेंसन ने पूर्णतः स्वीकार किया है। गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक अंतर नहीं होता, दोनों का प्रयोजन केवल सूचनात्मक होता है। समस्त काव्य भाषा अनिवार्यतः लाक्षणिक होती है और काव्य में प्रयुक्त बिंब, प्रतीक, छंद एवं लय इसकी लाक्षणिक प्रक्रिया के अंग हैं। काव्य केवल विचारों या आइडियाज से बनता है, शब्दों के लाक्षणिक व्यापार का इससे कोई विशेष स्थान नहीं है। काव्य भाषा का एकमात्र आधार ग्रामीणों की सहज बोलचाल की भाषा होनी चाहिए, जिससे कृत्रिम अलंकरण वर्जित हो। तो राइट आंसर इसमें क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा हमारा आज का कंप्लीट इस टॉपिक से रिलेटेड प्रश्नोत्तर। तो आप सभी को प्रश्नोत्तरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। किसी टॉपिक में कोई डाउट रह गया हो परीक्षा से पहले तो मुझे कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।